हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी एंड हमें किसी की फुट स्टेप की आवाज़ भी सुनाई जाती है। हमारा जो तेई था वो खाने की तैयारी ही कर रहा था एंड जैसे ही वो एक बीन उठाता है कि वो खाएगा एंड तभी डोरबेल बज जाती है और वो जो टुकड़ा था खाने का वो गिर जाता है एंड वो सोचने लगता है कि अभी कौन हो सकता है। एंड जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है और वो अजीब से सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है कि कोई इस वक्त आ रहा है। एंड जब भी मैं फुट स्टेप की आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है जब से मैं उठा हूँ और मेरी नी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आज का वेदर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मेरी नी का पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा मेरा दिन बुरा जा रहा है। एंड तभी वो डोर के पास आता है क्योंकि घंटी बजे जा रही थी, डोरबेल। एंड वो कहता है जोई, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। अगर वो होता ना तो वो खुद से ही आ जाता। लेकिन देखता हूँ कौन है और वो डोर ओपन करता है एंड तभी उसे दिखता है कोई पर्सन एंड कहता है कि ये परफेक्टली फिट यूनिफॉर्म एंड स्मॉल बैच जो कि चेस्ट के पास लगा हुआ है एंड ये पर्सन। एंड तभी हमें वो पर्सन दिखाया जाता है। वो पर्सन स्माइल करता है और कहता है लॉन्ग टाइम नो सी तेई। एंड तभी हमारा तेई सोचने लगता आह, ये सच में यूनिफॉर्म पहनकर इस तरीके से मेरे घर पर आया है। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों मुझे आज सुबह से ही बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी। एंड वो कहता है कि आई एम श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। आपको तो मेरे बारे में हर खबर रहती है ना। एंड तभी वो कहता है आप कोरिया कब आए हैं। एंड ये बात सुनते जो अंकल होते हैं वो कहते हैं अभी 2 घंटे पहले ही आया हूँ और सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पर आ रहा हूँ। हमारा जो तेई होता है वो आगे बताता है कि जब लास्ट टाइम मैं अपने अंकल चैंग से मिला था वो 3 साल पहले था एंड जब मैं मिला उसके बाद से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैं लैंड माइन के ऊपर पैर रख दिया था मैंने, ऑलमोस्ट मरते मरते मैं बचा था। एंड वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आर्मी में था एंड एक पर्सन कहता है कि शोंग तेई तुम कर क्या रहे हो, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो। एंड दूसरा पर्सन कहता है कि वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया तुमने। एंड तभी हम आते ही कहता क्या 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 यहाँ पर लैंड माइन है। एंड वो इसी वहीं पर कट हो जाता है। एंड सेकेंड टाइम हमें तेई बताता है कि सेकेंड टाइम जब मेरी सर्जरी हो रही थी ना तब मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, ऑलमोस्ट मैं तो मरने ही वाला था। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जल्दी चेक करो। दूसरा पर्सन कहता है इसका ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप हो गया है। एंड देन वो सीन वहीं पर कट हो जाता है। एंड थर्ड टाइम क्या हुआ था हमें तो ये भी बताता और कहता है कि थर्ड टाइम एक बास्टर्ड मेरा पेशेंस चेक कर रहा था। मैं कितना ज़्यादा पेशेंस है मेरे पास वो देखना चाहता था। मैंने 3 टाइम तक खुद को रोका लेकिन फोर्थ टाइम मैं रोक नहीं पाया। मैंने उसको इतना मारा कि ऑलमोस्ट उसकी डेथ ही हो गई थी। एंड फिर उसके बाद मुझे बिना आर्मी सर्विस फुलफ़िल किए हुए हाफ में ही मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी जो सर्विस थी उसे करना ज़रूरी था, लेकिन मुझे मेरे इन कामों की वजह से हाफ में ही मुझे रिटायरमेंट दे दिया गया। आई मीन डिस्चार्ज कर दिया गया। वो ट्रेनिंग के लिए गया था। जैसा कि आपको पता है कि कोरिया में 2 साल के लिए आपको आर्मी में जाना पड़ता है। तो हमारा तेई इतना ज़्यादा फाइट और इतने ज़्यादा ट्रबल मेकर था वो कि बीच में ही अपनी सिविल सर्विस आई मीन आर्मी की सर्विस छोड़कर डिस्चार्ज होना पड़ा। एंड तभी हमारा तेई कहता है कि आपको पहले जोई को कॉल कर लेना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं है। एंड ये बात सुनते अंकल कहते हैं कि वो अभी नहीं आया है, कब वो आएगा। एंड तभी तेई कहता है कि मुझे कैसे पता होगा, वो जब यहाँ से गया था तो वो 4 दिन पहले गया था एंड अभी तक उसने मुझे कुछ बताया नहीं, कांटेक्ट नहीं किया है। एंड ये बात सुनते ही जो अंकल होते कहते हैं कि अच्छा क्या कोई तरीका है कि उस तक पहुँचा जा सके। एंड ये बात सुनते ही कहता है कि मुझे नहीं पता। एंड वैसे भी वो जोंग तेई तो है नहीं कि वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो और आप उसको अपने तरीके से जो चाहे वो करवा ले और आपको सब कुछ उसके बारे में पता हो, वो जोई है। एंड ये बात सुनते अंकल कहते हैं कि अच्छा अब मैं क्या करूँ, लेकिन उनके पेट से तुरंत आवाज़ आने लगती है। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो उनको देखने लगता है। अंकल सिंह कहते हैं कि क्या कुछ खा ले पहले, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। एंड तेई कहता है कि हाँ मैं बस खाने जा रहा था, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमें खाना दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो अंकल सिंह होते हैं वो कहते हैं कि ये इतना सैड मील क्यों खा रहे हो तुम। एंड ये बात सुनते ही हमारा तेई कहता है कि
आप एक गरीब पुअर यंग मैन जो कि अकेला रहता है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या आपको मिलिट्री में फैंसी खाना मिलता है? एंड अंकल चेंग कहते हैं ऑफ कोर्स, हम लोग को लाइफ में अच्छी तरीके से जीना है तो ऑफ कोर्स हमें अच्छा फूड मिलता है। अगर हमारा फूड अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर तो दंगे हो जाएंगे। एंड बाय द वे, और मैं मिलिट्री के लिए वर्क नहीं करता हूँ। एंड ये बात सुनते ही हमारा तेई कहता है कि अच्छा, लेकिन जितना मैंने सुना है सेम ही चीज़ है ना। अगर सारे रूमर्स सही हैं तो ये तो मिलिट्री से भी ज़्यादा क्रूर लोग हैं, लेकिन तभी भी दुनिया के आधे से ज़्यादा लोग लाइन लगा के खड़े हैं कि उसमें उनको एक जगह मिल जाए और वो जॉब कर पाए। सच में ये इतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है जॉब इसमें करना, सच में इसकी वैल्यू तो है। एंड तभी ये बात तो सुनने के साथ साथ अंकल चेंग कहते हैं कि द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड तभी ये बात सुनते हमारा तेई कहता है कि हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, बस इतना लंबा नाम याद नहीं रहता। एंड तभी जो अंकल सिंह होते हैं वो कहते हैं कि वेल इतने लंबे टाइम बाद इतना सिंपल मील खाना इतना बुरा भी नहीं रहा। एंड जो तेई होता है वो सोचने लगता है कि अब क्या मैं इसको एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लूँ या फिर क्या करूँ? क्या ये कॉम्प्लीमेंट था? ठीक है, वैसे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कह सकता। एनीवे, एंड तभी वो कहता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो अंकल चैंग ने जो चॉपस्टिक पकड़ी है ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ी है। और जिस तरीके से उनका हाथ मूव हो रहा है ना चॉपस्टिक लेकर, बहुत एलिगेंट तरीके से वो कर रहे थे, जस्ट लाइक जोई। ये जैसे कर रहे हैं ना, मुझे जोई की याद आ रही है। एंड इनकी अपीयरेंस काफ़ी हद तक जोई की याद दिलाती है। इनकी अपीयरेंस जोई से काफ़ी हद तक मिलती है। ऑफ कोर्स ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये टेक्निकली हमारे फादर हैं, ऐसा तो मैं कह ही सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं कि तुम्हारे डैड की 3 इयर्स मेमोरियल आने वाली है ना, एंड वो कब है? एंड की बात सुनते ही जो तेई होता है वो कहता है कि हाँ वो नेक्स्ट मंथ है, और ये लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग 20th को है। एंड ये बात सुनते ही जो अंकल सिंह होते कहते हैं एंड तभी तेई कहता है कि आप आ रहे हैं क्या? एंड ये बात सुनते अंकल सिंह कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं आ सकता हूँ। एंड तभी तेई जो होता है वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस बारे में सोचूं तो मैंने अंकल चेंग को लास्ट टाइम अपने डैड के फ्यूनरल पर ही देखा था। एंड उसके बाद वो रुके नहीं थे, वो चले गए थे। बट मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बट मेरे लिए अंकल चेंग उस गेस्ट की तरह हैं जो एक सर दर्द होता है और इनकन्वीनियंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, बात ये भी है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी उनका खुले दिल से ही स्वागत करेगा, वो ऐसे इंसान है। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि आई एम नॉट श्योर कि वो आज वापस आएगा या फिर इतनी जल्दी वापस आने वाला है। आप क्यों उसे कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेते? एंड या फिर जब आएगा तब आप यहाँ पर आ जाना। एंड तभी जो अंकल होते हैं कहते हैं कि देखो अभी इस सब के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है जोंग तेई। एंड तभी हमारा तेई सोचता है अभी मुझे फिर से बैड फीलिंग आ रही, क्या होने वाला है? एंड तभी वो कहता है अंकल चेंग आई एम नॉट श्योर कि आप जोई को क्यों ढूंढ रहे हैं, बट मैं बता दूँ कि मैं जोई नहीं हूँ, मैं उसके बिल्कुल अपोजिट हूँ। आई मीन हम लोग साउथ एंड नॉर्थ पोल जैसे हैं, तो प्लीज़ आप समझिए, क्या हम दोनों अपोजिट नहीं हैं? एंड तभी जो अंकल चेंग होते हैं उसको देखने लगते हैं, फिर एक स्माइल के साथ कहते हैं कि तुम दोनों में से तो एक मेरा ही बेटा है ना? एंड फिर तेई जो होता है उनको देखने लगता है और सोचने लगता है कि इन सब का क्या मतलब है। एंड तभी वो कहता है वेल ऐसा नहीं है कि हम दोनों में से एक ही बेटा है, जेनेटिकली हम दोनों ही आपके बेटे हैं। एंड सोचने लगता है कि ये एक सीक्रेट नहीं है। एंड तभी वो कहता है कि देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप ये सारी बातें क्यों लेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूँ कि इस सब चीज़ों को बीच में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड तभी तेई हमें बताता है कि हमारे जो फादर थे उन्होंने हमें खुद बताया था जब हम लोग यंग थे। एंड उसके फादर कहते हैं कि देखो तुम लोग अब बड़े हो गए हो और मुझे लगता है तुम दोनों को ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। देखो मैं फिज़िकली बेबी नहीं बना सकता खुद से ना, तो मैंने तुम्हारी अंकल से एक छोटी सी हेल्प ली जिसके वजह से मैं फ़ादर बन सकूं। एंड उसके बाद ही तुम लोग इस दुनिया में आए हो। एंड तेई एंड उसका ब्रदर दोनों देख रहे होते हैं। एंड तभी जो उसके फादर होते हैं कहते हैं देखो
अगर तुम्हारे अंकल कभी किसी दिन एक वियर्ड बात करें ना तो उनकी बात सुन लेना एंड बिना किसी डाउट के उनकी बेनिफिट के लिए तुम उनकी हेल्प कर देना। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। तभी अंकल चेंग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम दोनों में से सिर्फ एक मेरा बेटा है। एंड तभी हमारे तेई सोचने लगता बट डैड। एंड तभी अंकल चेंग आगे कहते हैं कि देखो, हम लोग जानते हैं कि तुम दोनों ट्विंस हो, तुम्हारा जन्म जब हुआ तब से तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही हो। तुम्हारे डैड ने कहा था कि एक बेटा मुझे देंगे एंड एक बच्चा खुद वो पास रखेंगे क्योंकि तुम दोनों ट्विंस हो इसीलिए। बट ओरिजिनली तुम्हारा जब बर्थ हुआ ना तो तुम्हारा जो कज़न था, तुम दोनों एक साथ ही बड़े हुए। बेसिकली तुम अपने कज़न के साथ बड़े हुए हो एंड तुम दोनों एक साथ ही चिपके रहते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। तो फिर हम दोनों ने एक दूसरे को अलग करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों को अलग कर दूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता ना, तो मैंने ये आइडिया गिव अप कर दिया। एंड तभी जो तेई होता है सोचने लगता है कि सेम ही चीज़ हुई ना, हम दोनों ट्विंस है, कज़न है, एक ही बात हुई, हम दोनों के फादर एक ही हैं। एंड तभी तेई को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था जब टाइम आएगा और तुम्हारे अंकल कुछ कहेंगे तो प्लीज़ उनकी बात सुन लेना क्योंकि वो तुम्हारे फादर है और अपने अंकल को फादर की तरह ट्रीट करना। एंड तभी ये सारी चीज़ें तेई सोचने लगता है कि उन्होंने सच ही कहा था जब टाइम आएगा तब। मैं सोच रहा था कि क्या कहने का मतलब होगा उनका, लेकिन जब अंकल की बात आती है तो देखता हूँ उनकी रिक्वेस्ट क्या है। एंड तभी सोचने लगता है कि वेल कोई ऐसा बात नहीं जो मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है लेकिन मेरे डैड ने कहा था कि मुझे उनकी बात माननी चाहिए। अगर यहाँ पर जो जोई होता तो वो भी यही करता, उनके अगेंस्ट नहीं जाता। एंड जब जो यहाँ पर नहीं है तो मुझे भी सेम चीज़ करनी चाहिए। एंड तभी वो कहता ओके अंकल चेंग, अनफॉर्चुनेटली मेरा कज़न ना अभी बाहर गया है। मेरा जब कज़न आएगा तो वो आपकी हेल्प कर देगा या फिर आपके काम आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए वो यहाँ पर नहीं है, तो अगर आप चाहें तो मेरा जो डियर कज़न होगा वो जब वापस आएगा तो आपकी बात मैं उससे करवा दूँगा कॉल करके जब भी वो आएगा। एंड ये बात सुनते ही अंकल चेंग बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी तेई सोचने लगता है कि व्हाट, अब इसमें शॉकिंग बात क्या है, ज़ोई जब वापस आएगा तभी तो मैं उसे बताऊंगा कि अंकल चेंग आए थे, या फिर ये कहूँगा कि उसके डैड आए थे और वो नए डैड के बारे में सुन के क्या सरप्राइज़ होगा। मे भी नहीं, क्योंकि मैंने उसके फेस पे कभी सरप्राइज़ वाला एक्सप्रेशन नहीं देखा। एंड तभी जो अंकल चेंग होते हैं वो कहते हैं देखो, हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि हम लोग किसी का इंतज़ार कर सकें, लेकिन तेई आज से तुम मेरे बेटे हो, क्यों ना आज से तुम मेरे बेटे बन जाओ। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंकल चेंग का ही जीन्स यूज़ हुआ था, तभी हमारे तेई एंड जोई दोनों इस दुनिया में आए थे। तो दोनों बेसिकली हमारे अंकल चेंग के ही बच्चे हैं। तो दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, बायोलॉजिकली तो वही उसकी फादर है। तो अंकल चेंग वही कहते हैं आज से तुम मेरे बेटे हो, तो चलो मेरे साथ चलो। यहीं पर चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा एंड बाय बाय, सी यू सून गाइस, बाय बाय।